एसी कूलर तो दूर, पंखे भी नहीं चलेंगे, बिजली नहीं होगी तो सनत भी बंद होगी। गर्मी ने जरा सा जोर पकड़ा तो बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो गई। तलब 2700 मेगावाट, शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंची। बिजली को बनाई है शहरी इलाकों में 3 से 4 तो देहातों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन हर तबका बिजली बंद से परेशान है। लोगों के क्या गिले शिकवे शिकायत हैं, जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गर्मी में इजाफा हुआ तो फेस्को की डिमांड में भी रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त फेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का जो है वो सामना है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि देहाती इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और बाज़ देहातों में बिजली की लोड शेडिंग का जो दरानिया है वो 5 से 6 घंटे पहुंच चुका है। बिजली की बंदिश के पेश नज़र शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। फैसलाबाद रीजन भर में सूरज अपना तल्ख अंदाज दिखा रहा है, तो ऐसे में जो है वो फेस्को की लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी है। घरेलू फीडर्स हो, कमर्शियल और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल फीडर्स पर भी फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। और आने वाले दिनों में मजीद जो है वो डिमांड में इजाफा होगा और मजीद जो है वो लोड शेडिंग का सामना शहरियों को करना पड़ेगा, जिसके लिए शहरियों को ज़हनी तौर पर जो है वो तैयार होना होगा। फेस्को का ये कहना है कि आरसीसी की जानिब से लोड शेडिंग से मुतल्लिक जो हदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। फैसलाबाद के देहाती और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो गुज़िश्ता रोज से ही शुरू कर दी गई है। और फेस्को की डिमांड जो है वो इस वक्त दिन के औकात में 2700 मेगावाट तक जो है वो पहुंच जाती है। अगर फेस्को को डिमांड के मुताबिक बिजली मैसर ना हुई तो लोड शेडिंग के दुनिया में आने वाले दिनों में मजीद जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। बिजली के बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासर तो कारोबार भी तबाह होने लगे। अवैस अली, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। बिजली की गैर एलानिया बंदिश के बाद शहर का कारोबार तबका परेशान। बिल्कुल, नायब सदर FCCI कहते हैं इस हवाले से कि फेस्को सारिफीन के लिए लोड शेडिंग खत्म की जाएगी। शराज भट्ट से मजीद इसी पे बात करेंगे। शराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। बिजली की लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असलम भली साहब, जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि बिजली जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है किसी कारोबार को चलाए रखने के लिए। ख़ास तौर पर अगर बात करें उन हजरात के हवाले से जिनका कारोबार बराह रास्त जो है वो मुतासर होता है बिजली की लोड शेडिंग से, तो गुफ्तगू करते हैं। भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भली साहब, 8 घंटे में से तकरीबन इस वक्त 8 घंटे जो काम चलता है उसमें से तकरीबन 3 से 2 घंटे की लोड शेडिंग तो लाजमी हो रही है। किस हद तक मुतासर होते हैं कारोबार जब लोड शेडिंग होती है? तो अब डीजल भी इतना महंगा हो चुका है, लोग तो डीजल अफोर्ड भी नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। असल बात यह है कि बड़ी इंडस्ट्री जो है वो तो सफ़र कर ही रही है और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबार भी मुतासर, वो हमारा एक्सपोर्ट के मामला भी सारे के सारे लटक रहे हैं। मैं अगर छोटे ताजर की 8 बाज़ारों की बात करूं तो हमारे 8 बाज़ारों की जो तंग गलियां हैं, छोटी गलियां, उनमें बहुत ज़्यादा कारोबार का हब है। और जब बिजली नहीं होती है तो उन गलियों में जो है अंधेरा वो हमारे सारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर देता है। ऊपर से हमें वहाँ पे अगर जनरेटर भी चलाने पड़ जाएं तो तंग गलियों में वहाँ पे एक तो बिजली वो उसका हादसात का ख़तरा रहता है, ऊपर से माहौल बड़ा ख़राब होता है और उसकी वजह से जनरेटर के धुएँ की वजह से और शोर की वजह से हमारा गाहक भी नहीं आता है। छोटी सतह से लेके इंडस्ट्री तक हर कारोबार इससे मुतासर होता है। और अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलती है, तो 99% जहाँ पे रिकवरी हो जिस रीजन में, उसमें लोड शेडिंग का मुझे तो समझ नहीं आता। हम बाकी तकसीम कार कंपनियों के लाइन लॉसेस क्यों अदा करें, ऐसा कहना है असलम भली का। शराज बता रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, खाम माल की किल्लत है। महंगी बिजली और गैस की वजह से कपड़े की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक माह में कपड़ा 20% तक महंगा हो गया। कॉटन, वॉशवेयर, लट्ठा, पॉलिएस्टर समेत तमाम वैरायटी की कीमतों में इजाफे से ताजिर भी परेशान हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा मजीद हमें।
जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल की किल्लत और महंगी बिजली और गैस की वजह से मार्केटों के अंदर महंगाई का तूफान जो है वो एक बार फिर सर उठाने लगा है। मार्केटों के अंदर कपड़े की कीमत जो है वो एक माह के दौरान तकरीबन 20% बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजरों का कहना है कि ग्राहक ना होने के बराबर हैं, लेकिन रॉ मटेरियल की किल्लत की वजह से और महंगी बिजली और गैस की वजह से कपड़े की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ताजर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं कि एक माह के दौरान 20% फिर कपड़ा महंगा हो चुका है? कौन कौन सी क्वालिटी कितनी महंगी हुई है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक महीने के अंदर तो उम्मीद होती है कि ईद के बाद रेट हमेशा कम हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 20% मार्केट डाउन हो जाती है। तो इस मार्केट तो कस्टमर डाउन ज़रूर हो गया है, पर रेट इंक्रीज़ कर गए हैं। रेट इतने ज़्यादा बढ़े हैं, कोई क्वालिटी गाहक की क़ुव्वत खरीद में नहीं है। इस टाइम अगर स्टेपल को लगा लो, फैब्रॉन, एरिश, लिस्टर, किसी चीज़ को भी लगा लें, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं। फैक्ट्रियाँ तकरीबन 70% बंद हो चुकी हैं। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से माल शॉर्ट है, शॉर्टेज की वजह से रेट बहुत ज़्यादा हाई है। फैक्ट्रियाँ आज चल पड़ें, बिजली सस्ती कर दें, गैस सस्ती कर दें, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इन्होंने बेहतर करने नहीं, इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया, मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 70% के करीब तकरीबन फैक्ट्रियां भी बंद हैं। ईद के बाद अक्सर ऐसे होता है कि ग्राहक कम होते हैं और जब डिमांड कम हो। फजील हमें बता रहे थे, मार्केट में मौजूद थे, बता रहे थे कारोबार तबाह हो चुके हैं, ग्राहक ना होने के बराबर हैं, ताजिर परेशान है। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में इंटरमीडिएट पार्ट 2 का दूसरा पर्चा। जंग के इम्तहानी मराकज भी बिजली की लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। तलबा को पेपर हल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वसीम मजीद मुश्किलात के हवाले से हमें बताएंगे। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी आते ही लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आया है। जंग शहर के मुतअद्दिद इलाक़ों से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। इस तवील तर दौरानिए की जद में जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तहानात भी आ गए हैं। जितने भी जंग के मराकिज़ हैं, इम्तहानी मराकिज़ हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग होने के बाइस जो है वो पेपर देने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की, तो आज जो दर्जा हरारत है इस टाइम तकरीबन जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जिसके बायस लोड शेडिंग होने के साथ साथ तलबा को जो है वो पेपर देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कोई दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आपके भाई का यहाँ पर पेपर है, लाइट नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ परसों हफ्ते वाले दिन यहाँ मेरे भाई का पेपर था पहला, तो गर्मी की शिद्दत से वो मतलब एक तो लाइट नहीं थी और दूसरा गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गए। दर्जा हरारत 45 से अबव है इस टाइम और गर्मी इतनी है, क्या बताएं, आप खुद देख रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे जो है ना बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम किया जाए और हमारी क्लासेस में भी ऐसा ही मसला है ना। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग काफ़ी तवील है, जिसके बायस जो है वो हुकूमत इम्तिहानी मराकज़ पर लोड शेडिंग बंद करवाए वालिदैन भी परेशान है। शुक्रिया वसीम। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी करने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद नैब के शिकंजे में आ गए हैं। नैब लाहौर ने रिकॉर्ड समेत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को 29 मई को तलब कर लिया। साबिक सेक्रेटरी मवासलात के अदवार में पेट्रोल पंप्स को जारी NOC का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात के अदवार में पेट्रोल पंप्स को जारी NOC का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। NOC के रिकॉर्ड के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान, मजीद अपडेट कीजिएगा। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी करने के इल्जाम में साबिक सेक्रेटरी मवासलात ताहिर खुर्शीद जो है उसके खिलाफ नैब हकाम की जानब से तहकीकात जो है वो जारी हैं। नैब हकाम की जानब से अभी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को ज़ाती हैसियत में 29 मई को तलब किया गया है और डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई हैं कि साबिक सेक्रेटरी मवासलात के अदवार में पेट्रोल पंप्स को जारी NOC का रिकॉर्ड जो है वो लाया जाए। इसके साथ साथ जो है नैब हकाम की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि मुद्दत बाद जो है वो साबिक सेक्रेटरी मवासलात को कॉलत नोटिस जारी की गई, लेकिन ताहाल वो पेश नहीं हो सके। अभी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पाबंद होंगे कि 29 मई को साबिक सेक्रेटरी मवासलात के दौर में फैसलाबाद में जितने भी पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी तौर पर NOC जारी किए गए हैं वो उसके हमरा जो है 29 मई को नैब लाहौर में पेश होंगे और इसके खिलाफ जो है वो नैब हकाम की जानब से जो है वो तहकीकात जारी हैं और ताहिर खुर्शीद साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी इमरान बता रहे थे कि ताहिर खुर्शीद ने फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप्स मालिकान को
NOC जारी किए हैं। हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, इमरान हमें बता रहे थे NOCs के हवाले से साबिक सेक्रेटरी मौसूलात के अदवार में पेट्रोल पंप्स को जारी NOC का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद तमाम रिकॉर्ड समेत ज़ाती हैसियत में नैब लाहौर में पेश हुए, ऐसा नैब का हुक्म सामने आया है। ताहिर खुर्शीद के दौर में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप्स को NOC जारी किए गए, नैब का ऐसा कहना है। साबिक सेक्रेटरी मौसूलात ताहिर खुर्शीद नैब में पेश नहीं हो रहे, मुरासला जारी हुआ है। ताहिर खुर्शीद ने फैसलाबाद और मुजफ्फरगढ़ में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप्स मालिकान को NOC जारी किए हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद ने नए साल में तहसील अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटर्स के लिए 116 इकसाम की ज़ायद अद्वियात मांग ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा गुज़िश्ता माली बजट में अद्वियात से मुतालिक कितना फंड था, रवा माली बजट में अद्वियात के लिए कितना फंड मांगा गया है? जी बिल्कुल, माली बजट 2023-24 के हवाले से महकमा सेहत इंतज़ामिया के तहत से जो तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से महकमा सेहत यानी कि अवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए कितना बजट जो है मांगा जाएगा, अद्वियात के लिए कितना मुख्तस किया जा रहा है और कितनी इकसाम की अद्वियात जो शामिल होंगी। हमारे साथ सीएल फैसलाबाद डॉक्टर सनियार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर बताएँ कितनी अद्वियात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 2023-24 जो है अगला माली साल, उसकी जो मेडिसिन की डिमांड है वो हमें हमारे प्रोविंशियल ऑफिस से मोहतरम सेक्रेटरी जनाब अली जान खान साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम अजला से वो डिमांड मांगी गई है और उस ड्राफ्ट के मुताबिक हमने जो अपना ज़िला फैसलाबाद की अगर बात करें, जो हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन लिस्ट में अद्वियात शामिल हैं और इसके अलावा जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक तमाम हमारे रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल्स में जिनकी अद्वियात की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत होती है, वो 240 के करीब आइटम्स हैं जिनकी डिमांड हम आज डिपार्टमेंट को भिजवा रहे हैं। अगर हम पिछले माली साल की बात करें तो पिछले साल सिर्फ 126 के करीब आइटम्स का जो है वो रेट हमारा फाइनल हो सका था, लेकिन इंशाल्लाह इस साल चूँकि प्रोसेस भी जल्दी मुकम्मल किया गया है और उम्मीद है कि ये अगले साल में ये तमाम अद्वियात हमें बर वक्त जो है फ्राहम कर दी जाएंगी। ये बताते हैं पिछले साल तकरीबन 294 मिलियन का था और इस दफ़ा जो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, तकरीबन राउंड अबाउट कितनी उम्मीद है कि इतना फंड जो जी इंशाल्लाह इस दफ़ा ये है कि जैसे सबका साल के हम बात करें तो 294 मिलियन का हमारा टोटल जो है मेडिसिन का बजट था ज़िला फैसलाबाद में, उसमें इंशाल्लाह इस और नंबर ऑफ आइटम्स भी इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा आएंगे। फंड में भी इजाफा होगा और अद्वियात की जो इकसाम है उसमें भी इजाफा होगा। बजट में 242 इकसाम की अद्वियात अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली शुरू। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सुपर टैक्स वसूली का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स का निफाज किया गया था और इस हवाले से वो तमाम कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदन 15 करोड़ रुपए या फिर उससे जायद है तो वो सुपर टैक्स देने के पाबंद हैं। इस हवाले से फैसलाबाद के लिए नवा माली साल का जो हदफ है वो 700 मिलियन रुपए रखा गया, जबकि FBR हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन से सुपर टैक्स की मद में 700 मिलियन रुपए रिकवरी कर ली गई है। FBR हुकाम की जानिब से इब्तदा में इस टैक्स को 10% तक रखा गया था, ताहम बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए और इसको 10% से कम करके 4% के हिसाब से इसकी जो सुपर टैक्स की वसूली है वो करने के अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद FBR हुकाम की जानिब से वो तमाम कारोबारी अफराद जो कि सुपर टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं उनको इस हवाले से नोटिस जारी किए गए और FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से 2 महीनों के दौरान ही 700 मिलियन रुपए का जो हदफ है वो हासिल कर लिया गया है और जायद मुनाफा कमाने वाली कंपनियों से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। महकमा दाखिला पंजाब ने जिला फैसलाबाद में असलहे की फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंचार्ज असलहा ब्रांच कहते हैं तफसीलात भिजवा दी गई हैं, फरोख्त शुदा असलहा का रिकॉर्ड डीलर से लिया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ضلع فیصل آباد میں اسلحہ برانچ سے تمام تر اسلحہ ڈیلر جو کہ ضلع فیصل آباد میں موجود ہیں، نہ صرف ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ ریپیئرنگ شاپ جو کہ موجود ہیں شہر کے اندر، ان کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ تمام رجسٹرڈ اسلحہ ڈیلر سے گزشتہ 2 سال میں فروخت کیے گئے اسلحے کے متعلق بابت ریکارڈ جو ہے وہ بھی حاصل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انچارج اسلحہ برانچ شہزاد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ شہزاد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنی اسلحہ برانچ ہیں، ریپیئرنگ برانچ کتنی ہے اور کیا ریکارڈ ابھی تک حاصل کیا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو اسلحہ ڈیلر ہیں وہ 86 ہیں اور جو ریپیئرنگ والے وہ 55 ہے جو چارج میں ہے۔ ان سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا طلب کی جا رہی لسٹ وغیرہ اور جو ان کے پاس ریکارڈ ہے کتنی ویپنز وغیرہ انہوں نے سیلز وغیرہ کی ہیں، اس حوالے سے ہمارے پاس ڈیلر اور دوسرے سارے جو ہے نا لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اچھا بالکل، تمام تر اسلحے کا ریکارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے جمع کیا جا رہا ہے کہ کس ڈیلر نے کس شخص کو کب جو ہے اسلحہ فروخت کیا، اس حوالے سے تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھجوائی جائیں گی۔ جبکہ کب اسلحہ فروخت کیا گیا، ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وکاس، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹس کرنے کے لیے۔ گندم کی قیمتوں میں کمی ہو گئی، کسان کہتے ہیں کہ نئی فصلوں کی کاشت کے لیے کسانوں کو سبسڈی مہیا کرنی چاہیے۔ اس وقت کھاد، سپرے اور بیجوں کی قیمتیں کنٹرول ریٹ پر فراہم ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے، جی بتائیے گا۔ تو بات کریں یہاں پر گندم کا ریٹ کم آیا، کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے، شہریوں کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ تاہم کسان کہتے ہیں کہ ابھی دوسری فصلیں لگائی جا رہی ہیں تو اس سلسلے میں جو بیجوں پر سبسڈی ہونی چاہیے، جو سرٹیفائڈ بیج ہیں، سپرے پر ہونی چاہیے، کھادوں پر ہونی چاہیے، تو مزید ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، کسان رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کل صاحب بتائیے گا کسانوں کے کیا مسائل ہیں اس وقت؟ خام مال پیدا کرنے والے کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت زمیندار کو ڈکلیئر کیا ہوا گورنمنٹ نے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کو ڈکلیئر تو کیا ہوا ہے لیکن سبسڈی نہیں دے رہے، نہ کھاد پہ ہے، نہ بیج پہ ہے، نہ سپرے پہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈی اے پی کی کھاد کی ایک بوری آپ 1500 میں کر دیں، 2000 میں کر دیں، گندم کا ریٹ بشکتی 1000 روپیہ کر دیں، ہمیں کوئی نہیں مسئلہ ہوگا۔ لیکن ایسے حالات اگر آپ پیدا کریں گے کہ سبسڈی زمیندار کو نہ دیں گے، زمیندار کا ابھی آپ نے پچھلے دنوں تیل کی قیمت 30 روپے کم کیا، اچھا اقدام اٹھایا، یا گورنمنٹ کا اچھا اقدام تھا، لیکن اگر اسی تیل کو اگر انٹرنیشنل لیول پہ ڈالر کی حیثیت سے تیل کی قیمت، تو پھر بھی زیادہ تیل کی قیمت لے رہے ہیں ہم سے ٹیکس کی شکل میں۔ ایسے ہی ہم نے اب تل جس کو کہتے ہیں کاشت کرنے ہیں، کچھ لوگوں نے تو کر دی ہے، تل ہیں، مکی ہے، مونجی ہے، کماد کو سپرے ڈالنی ہے، کھاد ڈالنی ہے، کماد کی بہائی کرنی ہے، ہل چلانا ہے ٹریکٹر سے، وہ اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں اس وقت انتہائی کھاد کے کیا ریٹ ہیں یہ گورنمنٹ کو بہت۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے کھاد کے حوالے سے، نئی فصلوں کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم میں ڈویژن کے باقی شہروں سے پیچھے ہے۔ محکمہ خوراک فیصل آباد کے گندم خریداری اہداف سست روی کا شکار ہے۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک 6,52,000 بوریاں خرید سکا۔ گندم خریداری کی شرح 56% ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات عمران اسلم سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں محکمہ خوراک کی جانب سے گندم خریداری مہم سست روی کا شکار ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے 6,52,000 گندم کی بوریاں خریدی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ٹارگٹ کی بات کریں تو محکمہ خوراک فیصل آباد کی جانب سے 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا عہد مقرر کیا گیا ہے، اور 1,10,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ ضلع کے 11 گندم خریداری مراکز سینٹر سے گندم خریدی جائے گی۔ تاحال جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن نمبر کے تمام شہروں سے سب سے پیچھے ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ گندم خریداری کی جو شرح ہے وہ 56% ریکارڈ کی گئی ہے، جو تمام اضلاع سے کمتر ہے، اور محکمہ خوراک ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 30 مئی تک جو ہے وہ جو گندم خریداری جو مہم ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ ٹارگٹ نہ پورا ہونے کی صورت میں تاریخ میں جو ہے وہ توسیع بھی کی جائے گی۔ ابھی تک جو ہے وہ 6 لاکھ فیصل آباد کے گندم خریداری اہداف سست روی کا شکار ہے۔ عمران، بہت شکریہ آپ کا۔ عمران ہمیں بتا رہے تھے گندم کے حوالے سے محکمہ خوراک فیصل آباد کے گندم خریداری اہداف سست روی کا شکار ہیں۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک 6,52,000 بوریاں خرید سکا۔ گندم خریداری کی شرح 56% ریکارڈ ضلع بھر سے۔ محکمہ خوراک 1,10,000 میٹرک ٹن گندم خرید نہ سکا۔ 11 گندم خریداری مراکز میں باردانہ خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عمران اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
यहाँ पे आपको बताएंगे पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में रीजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद तरक्कियों के हवाले से बात कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। सब इंस्पेक्टर तनवीर अहमद राजा विद फैमिली। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इश्तियाक विद फैमिली। लीड फोर्स से सब इंस्पेक्टर खुशनूद अहमद खान विद फैमिली। सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद with family। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आबिद गुलजार विद फैमिली। सब इंस्पेक्टर गुलाम जाफर विद फैमिली। सब इंस्पेक्टर गुलाम जाफर विद फैमिली। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान। आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत जंग की महरूमियां दूर करने के लिए कोशां है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की, शहर की तामीर और तरक्की के लिए तजावीज़ ली। मीटिंग के हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से PCP प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ नोयत के मंसूबों के ऊपर जो है वो काम शुरू हो रहा है और शहर में मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है और शहर को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं, इस हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ है जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर झंग कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, यकीनन बहुत से शोबों में भी काम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जो टेक्निकल टीम है और आपकी का जो मुशाहिदा है उसके मुताबिक किन किन शोबों में मज़ीद काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है और कल और परसों जो है 2 दिन टेंडर प्रोसेस में भी आ रहे हैं और कुछ हमारा जैसा लारी अड्डे का प्लान है, फॉलोअप मीटिंग्स हम करते हैं वीक में 2-3 बारी हम करते हैं ताकि चीज़ों को फॉलोअप कर सकें, जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें, किसी फोरम पे कुछ चीज़ पेंडिंग है तो उसको फॉलोअप कर सकें। उसके अलावा हमारा ख़ास तौर पे हमारा जिमखाना जो है झंग का एक बड़ी ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि उसको हम कंप्लीशन के लिए भी आज डिस्कशन हुई
اور یہاں بڑے پارک کی ضرورت ہے. ہم بیسکلی چیف انجینئر صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ CNW کے، اور باقی بھی ایکسپرٹ آئے تھے، اور جو بیسکلی نیڈ اسیسمنٹ ہے ہمارے شہر کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے سیوریج کے پلان کو، اسٹریٹ لائٹس کو، اور اس کی روڈز کو خاص طور پہ جلد سے جلد ریپیئر کہاں کہاں پہ ریپیئر ہونا ضروری ہے، بہتر ہونا ضروری ہے. تو وہ ساری اسیسمنٹ ہو چکی ہیں. ہم اسی کو آج اوور ویو لیا. تو کوشش ہے کہ اس ADP میں جو ہے چیزوں کو دیکھا جا سکے، نیڈ کو اسیس کر لیا جائے، اور جو ہے شہر. ٹھیک ہے رمضان، ہمیں میٹنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ انفراسٹرکچر کی بہتری اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے تجاویز دی گئی ہیں میٹنگ میں. بہت شکریہ رمضان آپ کا. توبہ ٹیک سنگھ میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی. خوبصورت اور تگڑے چھترے بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. مختلف مقامات پر مویشیوں کی فروخت جاری، مگر قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. مبشر سے نقوی ہمارے ہیں، بتائے گا مبشر اس حوالے سے. جی بالکل، توبہ ٹیکسنگ میں قربانی کی جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے سرکاری طور پر تو کوئی مویشی منڈی قائم نہیں ہو سکی ہے، لیکن ویپاری حضرات نے جانوروں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس سال بھی مویشی کے جو ہیں وہ ریٹس زیادہ ہوں گے. ویپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اخراجات زیادہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ جو ہے وہ دام بھی زیادہ وصول کریں گے. اسی حوالے سے ویپاری سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ آپ یہ مویشی منڈی کب سے لگا رہے ہیں اور اس دفعہ ریٹ کہاں تک جائے گا؟ السلام علیکم بھائی جان، میں تو یہ کام نا 20-22 سال سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ہر سال مہنگائی کی وجہ سے جانوروں کا ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. جو جانور پچھلے سال کا ریٹ ہے اس سے اور 50% تو نہیں کہتے، لیکن ہر جانور کا ریٹ کا 20-25 ہزار روپے جانور کا ریٹ کا فرق پڑ گیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے پٹرول کے خرچے، ہر اخراجات، جو جتنی مہنگائی ہوتی ہے نا ہر چیز پہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اسی حساب سے جانوروں پہ بھی خرچہ ڈالتا ہے. چارہ مہنگا ہے، پٹھا مہنگا ہے، کس چیز کو بھی لینے جائے. اگر ایک چیز 1000 کی آتی ہے ابھی 1800-1900 روپے کی مل رہی ہے. میڈیسن بہت مہنگی ہے جانوروں کی، تو ان کی دیکھ بھال کا ڈیلی کا ایک جانور کا 300-400 روپے خرچہ ہے. تو اگر کسی نے جانور جو ہے وہ لینا ہے تو اس کا اگر تول کے حساب سے لینا تو اس کا ریٹ کیا لیں گے آپ؟ تول کے حساب سے ہم 1500 روپے کلو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کم اوپر نیچے ہو جاتا ہے ریٹ. کو گاہ کو تعلق واسطہ ہوتا ہے، خیارداری ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے وہ سر سے. چارہ مہنگا ہو گیا، قوت خرید کم ہو گئی. مبشر شکریہ آپ کا. فیصل آباد انٹر ڈسٹرکٹ ویمن کراٹے چیمپئن شپ کے مقابلوں میں 70 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے علی رضا سے. علی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، انٹر ڈسٹرکٹ وومن کراٹے چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہے، جس میں فیصل آباد کے 10 اسکولوں کی لڑکیوں نے جو ہے وہ شرکت کر رہی ہیں اور ساتھ میں کراٹوں میں اپنے جو ہے وہ جوہر دکھا رہی ہیں. یہاں پہ میم میرے ساتھ موجود ہے، آرگنائزر، ان سے بات کرتے ہیں. میم کیا کہیں گی؟ بڑی اچھی کاوش ہے کہ لڑکیوں کے بھی ایسے مارشل آرٹس کے ایونٹ، کتنا ضروری ہے اسکول لیول پہ بھی ایسی ایکٹیویٹی؟ جی میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں ریورنڈ بردر شاہد مغل کا، اور دوسرے نمبر پر مس عائشہ ارباب اور بیگ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کاوش میں ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہمارے بچوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا. نہ صرف لاسال کے بچے بلکہ بہت سارے دوسرے سکولز کے تقریباً 10 سکولوں سے یہاں پہ بچے آئے ہوئے تھے، اور جنہوں نے اپنے بھرپور اپنی ابیلٹیز کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ بچیاں اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے بہتر طور پر کر سکیں، کیونکہ آج کل جیسے حالات ہیں تو سیلف ڈیفنس بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے. بہت ہی اچھا میسج ہے کہ خواتین کے لیے جو سیلف ڈیفنس بہت ضروری ہے. ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے، تو ان چیزوں کو بچنے کے لیے خود مقابلہ کر کے یہاں پہ پلے موجود ہیں. بیٹا کیا کہیں گے کہ اسکولز میں ایسے ایونٹ ہونے چاہیے؟ لسال نے ہمیں بہت اچھا ایک موقع دیا ہمیں اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے، اور میں کہتی ہوں کہ ہر اسکول میں ہونا چاہیے. ہر اسکول میں ہونا چاہیے. عائشہ آپ کیا کہیں گی اس ایونٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد مزید کے کھیلوں کی ایکٹیویٹی ہوگی؟ فرسٹ میں یہ کہوں گی کہ تھینکس گاڈ کہ جو ہے ہمارے پرنسپل نے بچیوں کے لیے اسپیشلی گرلز کے لیے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ چیمپئن شپ رکھی، اور اس میں جو ہے پورے ڈسٹرکٹ سے سب نے پارٹیسپیٹ کیا. اور نیکسٹ مقابلوں میں 70 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت ہوئی. اچھی کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات بھی تقسیم ہوئے. علی بتا رہے تھے. شکریہ آپ کا.